भारत में आजादी घटना नहीं, एक सपना थी। और इस सपने में जो सबसे बड़ा सपना था वो ये था कि भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति की थाली में भोजन पहुंचे, भोजन को पहुंचाया जाए। संविधान सभा का वादा भी यही था, आजादी का भी वादा यही था, स्वतंत्रता के नारों में अंतर्निहित बात भी यही थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति के थाली में भोजन पहुंचे, भोजन के अभाव में कोई जिंदगी ना गुजारे। तो दोस्तों, मैं लोकेश त्रिपाठी आज इसी सपने को पूरा करने के लिए जो संरचना रची गई उस पर चर्चा करूंगा, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरी तरफ से, और आइए मैं आपको बताता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। दरअसल इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो यह एक पूरी की पूरी संरचना है जो धीरे धीरे विकसित हुई। नींव तो इसकी आजादी के पहले ही पड़ चुकी थी। अनचाहे में धीरे धीरे देश आजाद होता है, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। फिर एफसीआई की स्थापना की जाती है। सरकार ये तय करती है कि हम खाद्यान्न को खरीदेंगे, एफसीआई के गोदामों में ले जाएंगे, वहां से सरकारी दुकानों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला तैयार की जाएगी और उन दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त कीमत, या यूं कहिए कि इतनी कम कीमत पर जो मुफ्त के बराबर हो, अनाज प्रदान किए जाएंगे, राशन प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाजुला करके अगर हम बात करें आज के हालात में, आज की स्थितियों की, तो बात बस इतनी है कि ये है हमारी सरकार, ये है हमारी सरकार, केंद्र की सरकार। ये है हमारे देश के अन्नदाता किसान, ये देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, प्रणाम कीजिए इन्हें। अब होता क्या है आज के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, इन किसानों से एमएसपी पर, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ाया है एमएसपी, इन किसानों से एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार अनाज खरीदती है और इस अनाज को लेकर के जाती है एफसीआई के गोदामों में। कहां लेकर के जाती है? एफसीआई के गोदामों में। ठीक। और एफसीआई देश में ढेर सारी सरकारी राशन की दुकानें खोल करके रखी है, जिसे ढेर सारे देश में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं इसे उचित दर की दुकान कहते हैं, कहीं इसे सस्ते अनाज की दुकान कहते हैं, कहीं इसे सरकारी दुकान कहते हैं, कहीं इसे कोटे की दुकान कहते हैं। कुल मिलाजुला करके ये सरकारी दुकानें हैं और इन सरकारी दुकानों के माध्यम से, यह दुकानें हैं, अनाज का वितरण गरीबों में किया जाता है। गरीबों में अनाज का वितरण किया जाता है। इन्हें बहुत वहनीय कीमत पर, सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाता है। ये पूरा का पूरा तंत्र जो आप देख रहे हो, बहुत शॉर्टकट में इसी को पीडीएस कहते हैं, इसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सरकार अनाज को खरीदती है, एफसीआई के गोदामों में जाते हैं, यहां से ये दुकानों पर जाते हैं और यहां से गरीबों में बांटे जाते हैं। अगर हम मोटे तौर पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझे, तो यही है। लेकिन ये रातों रात नहीं तंत्र तैयार हुआ, ये एक दिन में नहीं तैयार हुआ। इसके लिए तकरीबन 50 साल काम किया गया। आज हमारे पास जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें हम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत राशन देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन देते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन देते हैं। आज 3 प्रकार का राशन वितरित होता है हमारी दुकानों पर। गरीबों को, समाज के गरीब तबके को 3 प्रकार के राशन मिलते हैं। एक वह राशन जो खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त होता है, एक वह राशन जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्राप्त होता है, और एक वह राशन जो कोरोना काल में भारत ने शुरू किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे अभी 2-4 दिन पहले ही 5 साल और के लिए बढ़ा दिया गया है।
इन तीनों के तहत राशन प्राप्त होता है और ये तीनों के द्वारा प्राप्त होने वाला अनाज इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही आता है। लेकिन शुरुआत में स्थितियां ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था। बहुत छोटे स्तर से शुरुआत हुई थी। अनचाहे अनजाने में ब्रिटिश शासन ने शुरुआत कर दी थी। कई पड़ाव से यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली गुजरी है। एक समय था कि अमेरिका से पीएल 480 के तहत अनाज आता था। अमेरिका अपना सड़ा गला अनाज देता था भारत के लोगों को। वह अनाज जो अपने जानवरों को खिलाने के लिए भी अमेरिका उचित नहीं समझता था, उस अनाज को भारत में भेजा जाता था। मैं आजाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 1950 से 60 के दशक के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। इन सड़े गले अनाजों को ही भारतीयों तक पहुंचाया जाता था। यूरोप में हॉलीवुड का जब सिनेमा चलता था तो बीच में विज्ञापन दिखाया जाता था कि आप रोटी को फेंके मत, अनाज को बर्बाद मत करें, इससे किसी भारतीय का पेट भरेगा। या उनकी हमारे प्रति, हमारे भूख के प्रति चिंता कम थी, उनका व्यंग ज्यादा था, अपमान ज्यादा था। लेकिन बधाई के पात्र हैं हमारे देश के किसान, हमारे देश के अन्नदाता। उन्होंने खेतों में जी तोड़ मेहनत की। बधाई की पात्र है उस दौर की सरकारें जिन्होंने हरित क्रांति लाई। बधाई के पात्र है उस दौर के वैज्ञानिक, विशेष करके एमएस स्वामीनाथन जैसे लोग। हजारों लाखों ऐसे लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है, पर्दे तक नहीं आए। उन्होंने दिन रात काम किया, मेहनत की, कृषि तकनीकियों का विकास किया, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर रिसर्च किया। सरकारों ने साथ दिया, मुल्क में हरित क्रांति आई। और जब हमारा मुल्क खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ तो सरकारें तैयार थी। उसी दौर में एफसीआई की स्थापना की गई थी और हम देशवासियों को राशन लेकर के पहुंचे, अनाज लेकर के पहुंचे। फिर धीरे धीरे बात बहुत आगे बढ़ी। भारत ने अपने नागरिकों को खाने का अधिकार ही दे दिया। अंत्योदय आया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई और आज गर्व के साथ भारत का प्रधानमंत्री उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि देखिए 2 साल कोरोना का लॉकडाउन रहा है, 140 करोड़ के देश में एक आदमी भूख से नहीं मरा है। हमारे अनाज के गोदाम लबालब भरे हुए हैं, हमारा तंत्र राशन पहुंचा रहा है। हां, इसमें कमियां हैं, इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी राशन पहुंच रहा है। तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संरचना को धरातल पर लाने के लिए ढेर सारे लोगों ने काम किया, ढेर सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। ये सब बधाई के पात्र हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कहता है कि डब्ल्यूटीओ अपने नियमों में ढील दे, हम आधी दुनिया को खिला सकते हैं, हम पूरी दुनिया के भूखों का पेट भर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के उन थालियों तक रोटियां पहुंचा सकते हैं जहां तक रोटियां नहीं पहुंच पा रही हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। तो आइए चलते हैं इसके इतिहास से, शून्य से शुरू करते हैं और आज तक आते हैं, हर चरण को समझते हैं। आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर मुकम्मल समझ बन जाएगी और जब एक बार इसकी मुकम्मल समझ बन जाएगी तो एग्जाम में किसी भी तरीके से सवाल आए आप सब कर लेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या है पीडीएस, क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहली बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद हम इसकी शुरुआत, इसके जड़ों से ही यात्रा शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि पीडीएस और कुछ नहीं, पीडीएस सरकार द्वारा प्रायोजित यानी सरकार द्वारा स्थापित की गई दुकानों की एक श्रृंखला है जिसे समाज के जरूरतमंदों यानी निर्धनों को अत्यधिक कम कीमत पर मूलभूत खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के वितरण का दायित्व सौंपा गया है। यानी पीडीएस दुकानों की एक श्रृंखला है। लेकिन सिर्फ पीडीएस इतना ही नहीं है। हम कह सकते हैं, अगर एक लाइन में परिभाषा देना चाहें तो पीडीएस सरकार द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक श्रृंखला है
जिसे समाज के निर्धनों को अत्यधिक कम कीमत पर मूलभूत खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के वितरण का दायित्व सौंपा गया है। यानी ढेर सारी दुकानें सरकार ने सजाई हैं और इन्हीं दुकानों के माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न दिया जाता है। यही है पीडीएस, यही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो ये गरीब लोग ही हैं। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि गरीबों तक अनाज देने के लिए जिस तंत्र को रचा गया उसे पीडीएस कहते हैं। पीडीएस पर एक मुकम्मल समझ बनानी है तो इसकी जड़ों को ओर चलना होगा। और चलिए हम शुरू से बात की शुरुआत करते हैं। ठीक कि आखिर पीडीएस आया कहां से, बात कैसे हुई, उसके बाद हम पीडीएस के उद्देश्यों पर अंत में बात करेंगे ताकि आप लोग सीधे सीधे समझ लें। अगर हम कहें पीडीएस के विकास पर बातें करें तो पीडीएस के लिए यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, भारत सरकार ने विकास किया है, लेकिन एक प्रायोगिक तौर पर एक जड़ें दिखती हैं। हुआ ये कि साल था 1939 का, 1939 का, और ब्रिटिश सरकार ने भारत की कुछ चुने हुए शहरों में गरीबों को रियायती दुकानों पर अनाज उपलब्ध करवाया था। और यह बहुत कम था, यह उसी समय की एक तस्वीर है। दरअसल यह अनाज इसलिए उपलब्ध करवाया था क्योंकि ब्रिटिश शासन ऐसा नहीं चाहती थी कि अनाज उपलब्ध करवाना चाहती थी। हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत से जितने भी अनाज थे, किसानों से जबरदस्ती अनाज लिए गए, साहूकारों से जबरदस्ती अनाज लिए गए और ब्रिटिश शासन ने उन समस्त अनाजों को ब्रिटेन भेज दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन यह जानता था कि युद्ध लंबा चलने वाला है और इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन के सैनिकों को खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। तो भारत से सारा राशन उधर भेज दिया। देश में भूखमरी की स्थिति आ गई। लोगों ने जंगलों के से कंदमूल, पौधों की पत्तियों तक उबाल उबाल करके खाया। कुछ जगह हालात बहुत खराब थे, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन भी चरम था। तो ये जो गरीब लोग अनाज के अभाव में मरने लगे, ये मुद्दा बनने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए कुछ शहरों में प्रायोगिक रूप से सरकारी दुकानें खोली और वहां गरीबों को जो भूख मौत के कगार पर थे, कुछ को ही राशन उपलब्ध करवाया। बाद में 1943 में बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। बंगाल के सारे अनाज लंदन भेजे जा चुके थे। उसी समय मानसून ने भी दगा दे दिया और 1943 के बंगाल के अकाल में भूख से भारी संख्या में लोग मरे, बहुत भारी संख्या में लोग मरे। एक उपन्यासकार ने जिक्र किया है कि कई जगह तो लोग अपने परिवार के किसी सदस्य के मरने का इंतजार करते थे, बूढ़े बुजुर्गों की मौत का इंतजार करते थे, उनका मांस खा लेंगे। यह कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन एक उपन्यासकार ने जिक्र किया है, किस्सों कहानियों में यह बात आती है। कितना सच है मैं नहीं जानता। फिर भी एक सच तो यह है कि भीषण अकाल का सामना बंगाल कर रहा है और इस भीषण अकाल का सामना जो बंगाल कर रहा था, भूख से मौत की खबरें आ रही थी, इससे भी बंगाल में आक्रोश बहुत तीव्र हुआ था। तो थोड़ा सा काम यहां भी शुरू किया। 14 जनवरी 1945 को ब्रिटिश शासन राशनिंग प्रणाली को लेकर के आया, एक सिस्टम को लेकर के आया जिसे राशनिंग प्रणाली कही गई, और बंगाल में सरकारी दुकानें खोली गई और इन दुकानों से अनाज का वितरण शुरू किया गया, मुफ्त अनाज का वितरण शुरू किया गया। उसके बाद 1947 में देश को आजादी मिलती है और जब 1947 में देश को आजादी मिलती है तो देश ने यह तय किया कि देश के चुनिंदा क्षेत्रों में जो एकदम भूखमरी की कगार पर खड़े लोग हैं उनमें अनाज का वितरण किया जाएगा। अब 1947 से लेकर के तकरीबन 1960 तक छोटे छोटे पैमाने पर अनाज का वितरण होता रहा, क्योंकि देश में अनाज थे नहीं। हमने जिक्र किया था कि अमेरिका का एक कानून है PL 480, जिसके तहत वो दुनिया में भूखमरी का सामना कर रहे देशों को अनाज देता है, अपना सड़ा गला अनाज दे देता था। भारत में भी वो अनाज आता था, लोग उसे को खा पी करके गुजारा करते थे। उन्हीं में से कुछ अनाज को भारत सरकार देश के उन चुनिंदा क्षेत्रों में भेजती थी जहां लोग एकदम भूख से मौत के कगार पर खड़े होते थे।
1960 तक यही चला। 1960 के दशक में पीडीएस एक आकार लेना शुरू हुआ। हम बात जब 1960 के दशक के कहते हैं तो इसका मतलब 1960 से 1970 के बीच का काल, 10 साल का। इस 10 साल के काल में आप देखते होंगे कि 1962 में चीन का युद्ध होता है, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध होता है, अमेरिका पीएल 480 के तहत अनाज देने से मना कर देता है, भारत पर दबाव डालता है। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब देश एक टाइम खाना नहीं खाएगा ताकि हमारे जवानों को राशन की कमी न हो। और वहीं पर उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। एक रोचक प्रसंग है, कई लोगों ने अपने किताब में जिक्र किया है कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक दिन अपने घर आए और पत्नी से बोला कि आज हमारे यहां को खाना नहीं बनेगा। सोचिएगा, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है आज हमारे यहां खाना नहीं बनेगा अपनी पत्नी से, और सारे लोग बिना खाए पानी पी करके सोएंगे। सुबह के वक्त उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं देश से अपील करने जा रहा हूं कि एक टाइम खाना नहीं खाना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरे बच्चे भूख बर्दाश्त कर सकते। ये घटना 1965 के आसपास की है। यानी 1960 का दशक भारत के सामने एक नई चुनौतियां लेकर के आया था। वो चुनौतियां हमारी सुरक्षा के मोर्चे पर थी, वो चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मोर्चे पर थी, लेकिन उनका असर भोजन की थाली पर पड़ रहा था। इसी दौरान मानसून ने धोखा दे दिया था। कुल मिलाजुला करके देश में गंभीर खाद्य की कमी थी, पूर्वी भारत में अकाल पड़ा था, और देश में चूंकि एक तरफ गंभीर खाद्य की कमी थी, पूर्वी भारत में अकाल पड़ा था, तो दूसरी तरफ देश में खाद्य की कीमतें बहुत बढ़ रही थी, अनाज की कीमतें बहुत बढ़ रही थी। और यहीं पर सरकार ने यह तय किया कि एक तरफ हमें कृषि में उत्पादन बढ़ाना है, हमें हरित क्रांति लानी है, तो दूसरी तरफ हमें एक व्यवस्थित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए, हमें एक व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चाहिए, हमें एक संस्थान चाहिए जो किसान जो अनाज उत्पादन करेंगे भविष्य में उनको खरीदे, बफर स्टॉक बनाए और उसको लेकर के लोगों के बीच जाए। तो सरकार ने जब पीडीएस को व्यवस्थित करना शुरू किया तो 1965 में ही एफसीआई की स्थापना हुई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। और इस भारतीय खाद्य निगम को कार्य ही यही सौंपा गया था कि वह अनाजों की खरीदारी करेगा, भंडारण करेगा और वितरण का काम करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। अब याद रखना 1965 में ही एफसीआई क्यों बनता है? क्योंकि 1965 के ही आसपास देश में पर्दे के पीछे एक काम होने लगा था, और वो काम था हरित क्रांति का काम। हरित क्रांति पर देश बात करने लगा था। ये सच है कि देश युद्धों में उलझ गया था, दो युद्धों में उलझा था, मानसून ने धोखा दिया था, उतना पैसा नहीं था, फिर भी देश ये तय कर चुका था हमें हरित क्रांति की ओर जाना है। देश ये जानता था कि हरित क्रांति का एक परिणाम निकलेगा कि हमारे यहां खाद्यान्न होंगे, हमारे किसान खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। ये बड़ी उर्वर भूमि है, बस इसे कुछ तकनीकी और निवेश ही चाहिए। और हुआ भी यही। 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति ला दी गई, और इस हरित क्रांति का परिणाम हुआ कि 1970 आते आते तेजी से हमारे यहां खूब खाद्यान्न हो गए। हमारे यहां अनाज उत्पादन में बड़ी तेजी से नाटकीय तरीके से वृद्धि हुई, यानी हमारा अनाज उत्पादन बढ़ा। एक तरफ हरित क्रांति पर काम चल रहा था, अनाज उत्पादन बढ़ाने पर काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ देश में एक संस्थान की स्थापना की जानी थी। तो आप देखिएगा 67 में भले ही हरित क्रांति धरातल पर उतारी गई, लेकिन इसकी तैयारियां 1965 से पहले से शुरू। ठीक एक तरफ उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी तरफ 1965 में एफसीआई की स्थापना भी हो गई थी। ये जो अनाज उत्पादन होगा इसे एफसीआई ही खरीदेगा, सरकार पैसा देगी और एफसीआई खरीद करके अपने गोदामों में ले जाएगा, और फिर एफसीआई देश में ढेर सारी सरकारी दुकानें खोलेगा और इन दुकानों के थ्रू देश के गरीबों को राशन का वितरण करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 70 तक आते आते हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न हो गए। 1970 के हम दशक की बात करें, क्योंकि दशक इसलिए लिखा जाता है कि एक दो दिन की कहानी नहीं है। 1970 के दशक की बात करें तो हमारे देश में 1970 का दशक मतलब 70 के बाद के 10 साल,
1970 के दशक से ही देखते हैं कि हमारे देश में खूब अनाज उत्पादन होने लगा। हमारा देश खाद्यान्न का धीरे धीरे, खाद्यान्न का इस दशक मतलब इस 10 साल में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बन गया, यानी खूब खाद्यान्न हम उगाने लगे। और दूसरी तरफ हमारी एफसीआई इन खाद्यान्नों को खरीद करके गोदामों में रख करके और दुकानों के माध्यम से गरीबों में वितरण करने लगी। और धीरे धीरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना काम करने लगी। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब चल रही थी तो इसमें हुआ क्या था, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के लिए थी। यह जो एफसीआई के तहत अनाजों का वितरण किया जा रहा था, अनाजों के साथ साथ देश के कई हिस्सों में चीनी का वितरण होता था, कई हिस्सों में केरोसिन ऑयल का वितरण होता था, ठीक, कई हिस्सों में कोयला कोक कोयला का वितरण होता था। अनाज के साथ ये भी वस्तुएं वितरित की जाती थी, बहुत कम कीमत पर, बहुत महंगी कीमत पर, बहुत सस्ते कीमत पर वितरित की जाती थी। अब बात यह हुई कि भेदभाव नहीं था, ऐसा नहीं था कि गरीब ही जाएगा तो मिलेगा, जिस पास पैसा नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलते थे, सस्ती कीमत पर मिलते थे। माना यह गया था कि देश की जनसंख्या में बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं, शेष तो वही जनसंख्या है जो राशन लेने जाएगी। साथ साथ यह भी माना गया था कि जहां तक खाद्यान्नों का मामला है, जिनके खेत में राशन होगा वो क्यों लेने जाएंगे। यानी कुल मिलाजुला करके सबके लिए राशनिंग प्रणाली उपलब्ध थी, सबके द्वार पीडीएस के लिए खुले हुए थे। साल आता है 1992 का साल, 1992 का साल, ठीक। और यहां कहा गया कि हम पीडीएस में थोड़ा सा रिफॉर्म लाएंगे, थोड़ा पीडीएस को मजबूत बनाएंगे, ठीक, थोड़ा सा पीडीएस में बदलाव लाएंगे। तो साल 1992 में इस अपने पीडीएस में बदलाव लाने के लिए थोड़ा सा एक पीडीएस के तहत ही एक नई बात लाई गई, जिसे कहा गया संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ही संशोधन किया गया 1992 में, ठीक। और कहा गया ये जो रिवैम्प्ड पीडीएस था, इसे निकनेम कहा गया आरपीडीएस। यानी जो संशोधन किया गया पीडीएस में, जो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई गई, इसमें और कुछ नहीं था। जो देश में पीडीएस चल रहा था उसी में एक नई बात जोड़ दी गई और उसी को संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कही गई, आरपीडीएस कहा गया। जो नई बात जोड़ी गई, इसके द्वारा पीडीएस को मजबूत, सरल और कारगर बनाने की कोशिश की गई। दरअसल इसमें यह हुआ कि देखा गया कि देश के पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों तक अभी पीडीएस नहीं पहुंचा है, यानी निर्धनों तक हम खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यही बात कहा गया कि एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा सरकार द्वारा, और इस विशेष कार्यक्रम में ऐसे क्षेत्रों को आच्छादित किया जाएगा जहां पर अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं पहुंचा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं पहुंची। अर्थात देखा ही गया कि पीडीएस में कमी है, पीडीएस मैदानी क्षेत्रों तक पहुंची है, जहां संचार के साधन ठीक ठाक है वहां तक पहुंची है, लेकिन देश के दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं जहां पीडीएस नहीं पहुंची है, यानी खाद्यान्न हम वहां के निर्धनों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कारगर रूप से तो कतई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस पीडीएस में थोड़ा सा संशोधन किया गया, नई बातें जोड़ी गई और कहा गया 1992 में कि देश में जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, उस पीडीएस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बस इतना किया जाएगा, इस पीडीएस को और कारगर बनाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा और सरल बनाया जाएगा, ताकि यही पीडीएस देश के उन लोगों, देश के दूर दराज पहाड़ी निर्धनों तक पहुंचे। समझना बात को। तो 1957 में पीडीएस में आरपीडीएस को ऐड किया गया। 1992 में, 1992 में पीडीएस में आरपीडीएस को ऐड किया गया। और जो पहली बात ऐड की गई वो यही थी कि दुर्गम क्षेत्रों तक, निर्धनों तक खाद्यान्न पहुंचाना है, पहाड़ी क्षेत्रों तक खाद्यान्न पहुंचाना है, उसके लिए विशेष प्रयास करनी है। साथ साथ इसी के साथ इसी आरपीडीएस में एक और बात कही गई। बात यह कही गई कि देश में कई जगह कुछ विशेष कार्य किए जा रहे थे,
जैसे देश में कई जगह बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा था। सरकार की एक योजना थी कि जो बाढ़ प्रवण का क्षेत्र है, जहां नदियों से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, खेत डूब जाते हैं, वहां डैम बनाया जाए, बांध बनाया जाए, तो वहां ढेर सारे मजदूरों को लगाया जाना था। तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चल रहे थे। साथ साथ कई जगह आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, गांव में कच्ची सड़कें, तालाब इत्यादि के विकास के लिए समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था। ठीक वैसा ही विकास कार्यक्रम मरुस्थल के क्षेत्रों में चलाया जा रहा था, रेगिस्तान के क्षेत्रों में चलाया जा रहा था, राजस्थान के क्षेत्रों में चलाया जा रहा था, जिसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम कहा गया था। और साथ साथ देश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी विकास लाने के लिए निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था। यानी देश के विभिन्न हिस्सों में ये 4 प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सब चलाए जा रहे थे। ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी थी कि इन कार्यक्रमों में मैन पावर बहुत लगता था। इन कार्यक्रमों में आदमियों की, मजदूरों की जरूरत बहुत लगती थी। इन कार्यक्रमों में कहा गया कि जो मजदूर काम करेंगे, हम उन्हें काम के बदले अनाज देंगे। एक विकल्प रखा गया कि आखिर सरकार पैसा देती है तो मजदूर जाकर के अनाज ही खरीदता है। सरकार ने कहा कि हम काम के बदले अनाज देंगे, और बाजार रेट पर अनाज नहीं देंगे, बहुत सस्ते रेट पर अनाज देंगे। यानी कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए एक मजदूर को हम मजदूरी 100 रुपया देते हैं, तो उस समय जाता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 100 रुपये में 10 किलो गेहूं खरीदता, 10 रुपये किलो के हिसाब से। सरकार यहां कह रही थी कि हम मजदूरी की गणना 100 रुपये ही करेंगे, लेकिन उस 100 रुपये में जो गेहूं देंगे वो 2 रुपये किलो की रेट से देंगे, यानी उसको ज्यादा अनाज मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि हम मजदूरी के बदले अनाज देंगे, और अनाज की जो कीमत तय करेंगे वो पीडीएस वाली कीमत तय करेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो वाली पीडीएस तय करेंगे। तो फायदा होगा कि नहीं होगा? अब मजदूर सोचेगा भैया 100 रुपया मजदूरी पाएंगे, जाएंगे, हमको गेहूं खरीदना है, हम 10 किलो गेहूं खरीदेंगे 10 रुपये किलो के हिसाब से। मैं एग्जाम्पल करें, फिर सोचेगा अरे यानी 100 रुपये हम मजदूरी पा रहे हैं तो हमको 10 किलो गेहूं मार्केट से मिलेगा, लेकिन हम यदि अनाज ले रहे हैं तो हमको 50 किलो गेहूं मिल जाएगा। तो ढेर सारे लोग काम करने आएंगे, यहां मैन पावर भी हो जाएगी, उन तक काम के बदले अनाज भी पहुंचेगा, उनकी स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा। तो संशोधित वितरण प्रणाली में यही दोनों काम किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक जहां पीडीएस नहीं पहुंची थी, पीडीएस को और सरल और कारगर बनाने करके पहुंचाने पर जोर दिया गया। और दूसरा काम यह किया गया कि हम इतने प्रोग्राम चला रहे हैं, तो क्यों नहीं इन प्रोग्रामों में पैसे के बदले हम अनाज देना शुरू करें। तो संशोधित वितरण प्रणाली में ये 2 काम हुए। उसके बाद 1997 में 1997 में थोड़ा सा इस पीडीएस को, थोड़े सी इस पीडीएस में बदलाव लाए गए, चेंजिंग लाए गए, और 1997 में टीपीडीएस लाया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया। यह बड़ा मजेदार चीज था। क्या लाया गया? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई गई। आप कहोगे कि यह टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था? 1997 में बात हो गई कि हमारे देश के पास बहुत अनाज है, बहुत खाद्यान्न है। देश ने तय किया कि अब हम पीडीएस को स्पेशलाइज करते हैं निर्धनों के लिए। किसके लिए स्पेशलाइज करते हैं? निर्धनों के लिए। हम पीडीएस को स्पेशलाइज कर देते हैं, किसके लिए? तो निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए। यानी बात यह हो गई, कुछ यूं कहा गया कि देश की ये जो जनसंख्या है, देश की ये जो पूरा का पूरा, समझना बात को, पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है, इसमें हम एक गरीबी रेखा खींचते हैं। ठीक, इस गरीबी रेखा के नीचे जितने परिवार जी रहे हैं उन्हें बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल लाइन वाले लोग कहते हैं। और जो गरीबी रेखा के आसपास ही है, बीपीएल में नहीं है, लेकिन उनके जीवन की स्थितियां भी बहुत नहीं है, ठीक नहीं है, मान लो जो यहां तक हैं, उनको एपीएल कहा गया, एबव पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा के ऊपर है लेकिन अमीर नहीं है। और शेष जो पॉपुलेशन थी, इसे कहा गया कि हमारी मध्य वर्ग, गरीब मध्य वर्ग, कुछ अमीर वर्ग इत्यादि लोग आते हैं। सरकार ने कहा कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम चल रहा है, अब हम इसको टारगेटेड करते हैं विशेष रूप से इनके लिए।
ठीक, इन्हें हम बहुत सस्ती कीमत का मतलब प्रतीकात्मक कीमत लेंगे। जैसे मान लो आप लोग सरकारी दुकानों पर देखते होगे ना, चावल पता चल रहा है 3 रुपये किलो बिक रहा है, गेहूं 2 रुपये किलो बिक रहा है, मोटे अनाज 1 रुपया किलो है, ऐसे चलता है ना अलग अलग राज्यों में। इसी हिसाब से प्रतीकात्मक कीमत, यानी इनको हम अनाज देंगे, ये नाम मात्र की कीमत है, एक तरह से प्रतीकात्मक कीमत ही लेंगे, या यूं कहिए कि एक तरह से फ्री देंगे। यानी इनको सस्ती कीमत ना कह करके, थोड़ा सा गलती हो गया, हम यूं कहिए सरकार ने तय किया कि पीडीएस के तहत जो ये गलती हो गया, इसे नए सिरे समझा रहा हूं। सरकार ने तय किया कि पीडीएस के तहत जो हमारे गरीब लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, इन्हें हम मुफ्त अनाज देंगे। क्या देंगे? मुफ्त अनाज देंगे। सरकार ने कहा कि इन्हें हम मुफ्त अनाज देंगे। मुफ्त में यह था कि इनसे एक प्रतीकात्मक कीमत लेंगे, 1 रुपया किलो का कीमत ले लेंगे, प्रतीकात्मक कीमत, सिंबॉलिक कीमत, 1 रुपया किलो कीमत ले लेंगे। तो यानी कुल मिला जुला करके पीडीएस में बात ये चली कि बीपीएल के लिए हम मुफ्त अनाज देंगे, मुफ्त, फ्री रहेगा। राज्यों से कहा गया कि सिंबॉलिक ले लीजिएगा, 1 रुपया किलो ले लीजिएगा, बस यही चलेगा। और दूसरी बात ये कही गई, राज्यों से कहा गया कि आप अपने यहां एपीएल की गणना कीजिए, इस एपीएल को भी हम अनाज देंगे, इन्हें सस्ती कीमत पर अनाज देंगे। इन्हें किस कीमत पर अनाज देंगे? सस्ती कीमत पर अनाज। यानी पीडीएस के तहत टारगेट करना था, और टारगेट किसे करना था? बीपीएल को और एपीएल को, जिसमें जोड़ किस पर था? इस बीपीएल पर था। यानी पीडीएस में क्या करना था? अब पीडीएस को धीरे धीरे टारगेटिंग पर लाया गया, गरीबी हटाने के उपकरण के रूप में पीडीएस को देखा जाने लगा, और टारगेट करना था किसमें? बीपीएल को और एपीएल को। इसीलिए अब पीडीएस को कहा जाने लगा टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी 1997 में हमारे पास अस्तित्व में आया, 1997 में हमारे पास अस्तित्व में आया क्या? तो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत पीडीएस के तहत बीपीएल को मुफ्त अनाज दिया जाना था, एपीएल को सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाना था। तो वही बात है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, निर्धन परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश में 6 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 6 करोड़ निर्धन परिवार होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे? प्रॉफिट पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि हम इसी टीपीडीएस के तहत, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको अतिरिक्त अनाज देंगे, हर राज्य से कहा। और यह भी कहा गया कि जो हम अतिरिक्त अनाज देंगे, आप निर्धनता रेखा से ऊपर जो एपीएल वाले लोग हैं, इनको आप अनाज वितरित किया जाए। हां, यह था कि एपीएल को जो इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज दिया गया, वह बीपीएल से थोड़ा सा ही ज्यादा कीमत पर दिया गया, नाम मात्र ज्यादा कीमत पर दिया गया, लेकिन बाजार कीमत से वह बहुत सस्ता था। वह भी यूं कहिए कि एक प्रतीकात्मक कीमत ही थी। यह हुआ 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी हमारी पीडीएस चलते चलते 1997 में आ गई। 1992 में इसके तहत, 2000 में इसके तहत एक और काम किया गया, एक योजना लाई गई जिसे हम कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। 1992 में लाई गई। इसका नाम अंत्योदय अन्न योजना क्यों कहा जाता है? दरअसल अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट है, अंत्योदय एक दर्शन है। थोड़ा सा मैं दर्शन बताता हूं, फिर इस योजना पर आता हूं। अंत्योदय का मतलब होता है अंत का उदय। अंत्योदय का मतलब होता है, अंत्योदय का मतलब होता है अंत का उदय। अंत का उदय, अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए कुछ स्पेशल काम करना है, उस तक सरकार को अपनी छूट, रियायतों, सब्सिडी को लेकर के जाना है। कल्याण की कसौटी अंत्योदय में यही होती है। गांधी का अंत्योदय है, विनोबा भावे का अंत्योदय है, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है। अंत्योदय को में कहा गया है कि राज्य कल्याण की कसौटी पर कसे जाएंगे।
और देखा जाएगा कि राज्य अपने प्रयासों से अंत्योदय कितना करता है, अंत का उदय कितना करता है, हाशिए पर सबसे कमजोर सबसे गरीब व्यक्ति तक उसके सशक्तिकरण के प्रयास लेकर के कैसे जाता है। तो यानी जब भी अंत्योदय की बात होगी तो गरीबों में भी गरीब की बात होगी, निर्धनों में भी निर्धन की बात होगी, कमजोरों में भी सबसे कमजोर की बात होगी। तो देश ने इस अंत्योदय अन्न योजना में तय किया कि जो हमने 6 करोड़ निर्धन परिवार चुने हैं, जिन्हें हमने बीपीएल कहा है, देश ने यह तय किया कि यह हमारा बीपीएल है। 6 करोड़ परिवार क्या है? बीपीएल है, बीपीएल है। इन परिवारों तक हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज ले जा रहे हैं। इन तक हम अनाज ले जा रहे हैं, ठीक? लेकिन इन्हीं 6 करोड़ परिवारों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो इन निर्धनों में भी निर्धन हैं, वो इन्हीं के बीच के हैं। ये बीपीएल जो है ये तो निर्धन है, गरीब हैं। कहा गया इन 6 करोड़ परिवारों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो गरीबों में भी गरीब हैं, निर्धनों में भी निर्धन हैं, अति निर्धन है। सरकार ने कहा इनकी अतिरिक्त मदद करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मदद करेंगे। तो सरकार ने कहा कि ये जो 6 करोड़ परिवार हैं इन्हें टीपीडीएस के तहत अनाज तो मिल रहा है, इनमें जो इन 6 करोड़ में जो अति निर्धन है, मान लीजिए 1 करोड़, तो कहा इनको लिए ये जो अनाज तो ये पाएंगे ही, यानी ये बीपीएल में है तो टीपीडीएस के तहत जो अनाज मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। इनको कुछ अतिरिक्त अनाज देते हैं और अतिरिक्त अनाज देने के लिए अंत्योदय योजना लाई गई और कहा गया इस योजना के तहत हम इन्हें क्या देते हैं? अतिरिक्त अनाज। इसका मतलब यह है कि 6 करोड़ मान लो निर्धन है, इसमें 1 करोड़ अति निर्धन हो गया, तो उसे बीपीएल वाला अनाज तो मिलेगा ही जो टीपीडीएस के तहत मिल रहा है, अंत्योदय योजना के तहत और भी अनाज मिलेगा। यानी इसको इसके जो बीपीएल के कोटे का अनाज मिलता है वो भी मिलेगा, अंत्योदय वाला भी अनाज मिलेगा, तभी तो इस अंत का उदय होगा, तभी तो इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। तो 2000 में अंत्योदय योजना लाई गई और 2000 में अंत्योदय योजना लाई गई तो कहा गया कि गरीबों में जो अत्यधिक गरीब होंगे उनको हम अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। दरअसल हुआ कुछ ये था कि जो हमारा एक संस्थान है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, यही आंकड़े निकालता है कि गरीबों में कौन गरीब है। देश में गरीबी, जनसंख्या इत्यादि के जो आंकड़े आते हैं, महंगाई इत्यादि के आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों में इसका बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि देश की कुल आबादी का 5% लोग दिन में 2 वक्त के भोजन के बिना रहता है। यानी कुल आबादी में 5% ऐसे लोग थे जिनकी थाली में 2 वक्त का भोजन समुचित रूप से नहीं पहुंचता था। आबादी में ये जो 5% लोग थे इन्हें भूखी पीढ़ी कहा गया, हंगर जनरेशन कहा गया और कहा गया कि इस 5% लोगों को जो 2 वक्त के भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं, इन्हें टीपीडीएस के तहत कुछ अतिरिक्त सहायता दी जाए और इन्हीं के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। अंत्योदय अन्न योजना में कहा गया कि 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। यानी अंत्योदय में जो सुविधा दी गई उसमें कहा गया कि 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। और याद रखिएगा, कहा गया कि गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो के रेट पर दिए जाएंगे। और याद रखिएगा अंत्योदय में जो 35 किलो अनाज मिल रहा है, यह ऐसा नहीं कि ये 35 किलो मिलेगा, बीपीएल वाला नहीं मिलेगा। बीपीएल वाला तो अनाज उन्हें मिल ही रहा है, बीपीएल के अलावा इन्हें 35 किलो अनाज अतिरिक्त दिया जा रहा है, अतिरिक्त प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, आज के हालात की बात करें, तो अंत्योदय अन्न योजना की जो पात्रता है उसका कई बार विस्तार हो चुका है। अंतिम विस्तार 2005 में हुआ था
आज की हालात में 2.5 करोड़ परिवार अंत्योदय योजना में शामिल हैं। ये वो है जो गरीबों में सबसे गरीब हैं। गरीबों में भी जो विधवाएं हैं, असाध्य रूप से बीमार लोग हैं, उनको शामिल किया गया है। गरीबों में जो विकलांग हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, उनको शामिल किया गया। गरीबों में जो एकदम भूमिहीन किसान हैं, गरीबों में भी जो एकदम सीमांत किसान हैं, जो ग्रामीण कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जैसे कुम्हार, चर्मकार, बढ़ई, लोहार, बुनकर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको शामिल किया गया है। शहरों में जो दम दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले लोगों को शामिल किया गया है। आदिम जनजातियों को शामिल किया गया है। इन सबको अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया है और अंत्योदय चल रही है। ये सब चलते रहा। फिर 2013 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जो कानून के आधार पर परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके संकेत बड़े थे। 2013 में भारत की सरकार ने एक कानून पास किया जिसे 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। ये मिशन नहीं, अधिनियम है, गलती हो गई है, ठीक कर लीजिएगा, अधिनियम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। 2013 में पास हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कहा जाता है। ठीक, तो आप कहोगे विशेष क्या था, स्पेशलाइजेशन क्या था? दरअसल यह अधिनियम भारत के हर नागरिक को खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, राइट दे दिया गया। यही इसमें विशेष है। अब बात यह नहीं हुई कि देश की सरकारें कल्याण करने के लिए गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराएंगी। बात यह कही गई कि इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसका ये राइट है, उसका अधिकार है कि देश उस तक भोजन पहुंचाए, अनाज पहुंचाए। ये बड़ी बात थी, ये बड़ी बात। किसी चीज को अधिकार के रूप में मिल जाना बड़ी बात होती है, और यह अधिकार किसी एक दो वर्ग समूह को नहीं मिल रहा है। देश कह रहा है कि आबादी 140 करोड़ होगी, 30 करोड़ होगी, 150 करोड़ होगी, जो भी होगी देख लेंगे, लेकिन देश के हर नागरिक को राइट होगा कि वो भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत का नागरिक है, तो भारत देश, भारत की संसद ये कह रही है कि तुम तक हम भोजन लेकर के जाएंगे, ये उसका अधिकार है। और यही इसे विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पात्रता का प्रावधान किया गया, यानी हम जो अनाज वितरण करेंगे वो परिवार के आधार पर नहीं करेंगे, परिवार में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर करेंगे। और कहा गया कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज हम वितरित करेंगे। ठीक, समझना, यहां एक उल्टा हो गया। कहा गया कि प्रति व्यक्ति हम 5 किलो अनाज वितरित करेंगे। क्या वितरित करेंगे? प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हम वितरित करेंगे। अब मान लीजिए किसी परिवार में 4 लोग हैं तो 20 किलो अनाज मिलेगा, 5 लोग हैं 25 किलो मिलेगा, 10 लोग हैं 50 किलो मिलेगा। और ये कहा गया कि 3 रुपये किलोग्राम, बात ये कहेगी कि 3 रुपये किलोग्राम इतना मोटा हो गया, हम 3 रुपये किलोग्राम चावल देंगे, ठीक, 2 रुपये किलोग्राम गेहूं देंगे और 1 रुपये किलोग्राम मोटा अनाज देंगे। यह बात कही गई। प्रति व्यक्ति पात्रता का प्रावधान है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह भी कही गई कि हम प्रति व्यक्ति पात्रता के अनाज पर के आधार पर अनाज तो देंगे ही, और यह अनाज अधिकार के रूप में दे रहे हैं, यानी हमने इनकी कानूनी स्थिति राइट के रूप में दी है, इन्हें अब मिलता रहेगा। एवं इस एक्ट में जो गर्भवती महिलाएं थीं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं थीं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। उनके लिए कहा गया कि प्रेगनेंसी के 6 महीने और बच्चे के जन्म के 6 महीने तक, जब तक वो माता दूध पिलाएगी, उस माता को आंगनवाड़ी पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कहा गया। और इसके अलावा कहा गया ये तो इसका राइट है, ये सब तो मिलेगा,
इसके अलावा अगर यही व्यक्ति अंत्योदय अन्न योजना में है तो उसे 35 किलो वाला अनाज मिलता रहेगा, उसे 35 किलो वाला अनाज मिलता रहेगा। यानी अब सोचो, मान लो एक व्यक्ति है, मान लो दो व्यक्ति हैं, समझना, ये एक व्यक्ति है जो बीपीएल का है, तो आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, यह कहता है कि हम इसे राइट दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं अनाज प्राप्त करने का। अधिकार क्या है कि प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज पाएगा। अब मान लो इस व्यक्ति के परिवार में 5 लोग हैं, तो इस व्यक्ति को कितना मिलेगा? 25 केजी अनाज मिलेगा। अब यह सिर्फ बीपीएल है तो कोई बात नहीं, 25 किलो मिलेगा। लेकिन यही व्यक्ति अगर अंत्योदय अन्न योजना में भी शामिल हो जा रहा है, यही व्यक्ति अगर अंत्योदय अन्न योजना में भी शामिल हो जा रहा है, ठीक, तो ये 25 किलो तो ही मिलेगा। 5 लोगों का परिवार है तो ये 25 किलो तो मिलेगा ही मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो अनाज, 35 केजी अनाज इसे अतिरिक्त मिलेगा, ठीक। यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवार के आधार पर दे रही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट व्यक्ति के आधार पर दे रहा है। अब इस 25 किलो से ये मत कंफ्यूज होना कि 25 किलो अनाज मिलता, हमने कहा प्रति व्यक्ति के हिसाब से। अगर मान लो इसके परिवार में 8 लोग हो जाए तो इसको 40 केजी अनाज मिलेगा। यही व्यक्ति 40 किलो अनाज वो एनएफएसए के तहत लेगा, 35 किलो अंत्योदय के तहत लेगा। यानी इसके बाद भी कहा गया कि अंत्योदय का अनाज मिलता रहेगा। समझ में आ गई बात? फिर आया कोविड का काल, कोविड-19 का काल आया, लॉकडाउन लगा, और इसी लॉकडाउन के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा कर दी। अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत की गई। प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लाई गई थी। कोविड की जब दूसरी लहर आई तो पुनः बढ़ाया गया। बजट 2023-24 में इसका विस्तार 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया। वर्तमान सिचुएशन है इसे 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया, यानी अब यह 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी, ठीक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया, ठीक। अभी हाल में 2-3 दिन पहले बढ़ाया गया। अब है क्या कि यानी अगर कोई व्यक्ति है तो उसे एनएफएसए के तहत जो अनाज प्रदान किया जा रहा है वो तो अनाज मिलेगा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज मिलेगा। यानी एनएफएसए के तहत जो अनाज मिल रहा है प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो, वो तो मिलेगा ही। साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में मिलेगा, कोई इसका प्रतीकात्मक कीमत नहीं ली जाएगी। यानी मान लीजिए कुछ यूं बात करते हैं, और याद कुछ यूं बात करते हैं कि मान लीजिए यह एक आदमी है, ठीक, यह एक आदमी है, ठीक, जो बीपीएल के तहत है, तो इसे क्या मिल रहा है? 5 केजी अनाज। इसकी एक प्रतीकात्मक कीमत दे रहा है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कीमत दे रहा है। हमने बताया चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये, मोटा अनाज 1 रुपये। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहती है, ठीक, ये है पीएमजेकेवाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहती है, पीएमजेकेवाई कहती है कि बीपीएल को ये तो मिलता ही रहेगा, इसके अलावा अब इस व्यक्ति को 5 केजी अनाज और मिलेगा, जिसकी कोई सिंबॉलिक कीमत नहीं ली जाएगी, बिल्कुल ये फ्री रहेगा। अब मान लीजिए ये 7 लोगों का परिवार हो गया, तो इसे बीपीएल के तहत क्या मिलेगा? एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या मिलेगा? 35 किलो अनाज। और 7 लोगों का परिवार है तो इसके तहत क्या मिलेगा? 35 किलो अनाज, तो इसे 70 किलो मिल जाएगा। 4 लोगों का है तो दोनों तरफ से 20-20 किलो, 40 किलो मिल जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति गरीबों में भी गरीब है, मान लीजिए यह निर्धनों में भी निर्धन है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, यह अत्यंत निर्धन है,
अत्यंत निर्धन है, इस व्यक्ति को 5 किलो अनाज एनएफएसए के तहत, एनएफएसए 2013 के तहत 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और इसके परिवार को चाहे जितने लोगों का परिवार हो, इसके परिवार को क्या मिला है? 35 किलो अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्राप्त हो रहा है। आज की कंडीशन ये है, यानी आज जो राशन दिए जा रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, आज जो गरीबों को अनाज दिए जा रहे हैं वह 3 प्रकार के अनाज उपलब्ध हो रहे हैं। एक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मिलने वाले राशन, ठीक। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन, ठीक। और तीसरा जो राशन मिल रहा है, अगर यह अंत्योदय अन्न योजना में है तो, यदि अंत्योदय में है तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन, ये 3 प्रकार के अनाज उसे उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहानी समझ में आ गई। राशनिंग प्रणाली से जो बात चली थी वह कहाँ पहुंच गई? वो यहाँ तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना तक पहुंच गई। गेहूं और चावल इसके तहत प्रदान किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय यदि 2 लाख से कम है तभी मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ। शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से वार्षिक आय कम है तब मिलेगा। 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होने चाहिए, 100 वर्ग फुट या उससे अधिक का मकान नहीं होना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। यह है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो धीरे धीरे आकार लेना शुरू हुई और आज समुचित रूप से आपके सामने है। कहानी जो 1939 में शुरू हुई थी, वो कहानी आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर आई हुई है। किस तरीके से राशन उपलब्ध हो रहा है, तो एक स्वर्णिम इतिहास का तो है इस पीडीएस का। गरीबों तक भोजन ले जाने में इस पीडीएस ने बड़ी भूमिका निभाई है, ये महत्व है। लेकिन पीडीएस में कुछ दोष भी हैं, पीडीएस पर कुछ दाग भी लगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं पीडीएस के दोषों की। गुण पर तो बात हो गई, तो जब हम पीडीएस के रिसावों पर चर्चा करते हैं या पीडीएस की कमियों पर चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने कई मुद्दे खड़े होते हैं जिन पर बात करनी जरूरी है, और इन्हें ही पीडीएस की सीमाएं कहा जाता है, पीडीएस पर लगे दाग कहे जाते हैं, इन्हें ही पीडीएस के कमजोर पक्ष कहा जाता है। जैसे पीडीएस की सीमाओं में, पीडीएस के कमजोर पक्षों में जो सबसे बड़ा पक्ष है, पहला पक्ष है, वो है बेघर और प्रवासी निर्धनों को सीमित लाभ का मिलना, कम लाभ का मिलना है। दरअसल है क्या कि पीडीएस का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप राशन कार्ड बनवाइए। राशन कार्ड बनवाना पड़ता है, और इस राशन कार्ड बनवाने के लिए आवास प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। आवास प्रमाण पत्र रहेगा तो राशन कार्ड बनेगा। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने गांव घर में नहीं रह करके दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, उनके पास आवास प्रमाण पत्र कहां से आएगा? जो बेघर लोग हैं उनके पास आवास प्रमाण पत्र कहां से आएगा? और जब इनके पास आवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इनका राशन कार्ड बनेगा नहीं, और जब इनका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो पीडीएस की सुविधा से वंचित हो जाते हैं। पीडीएस में एक कमी ये देखने को मिलती है। दूसरी जो पीडीएस की कमी है वो है खाद्य सब्सिडी का बोझ। अभी इसी टॉपिक को पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे खाद्य सब्सिडी क्या है। देखो, एनएफसीए जब 2013 लागू हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जब लागू हो गया, ठीक, यानी अधिकार बन गया नागरिकों का राशन प्राप्त करना। तो एक तरफ एनएफसीए 2013 के तहत अधिकार बन गया नागरिकों का राशन प्राप्त करना, दूसरी तरफ अंत्योदय अन्न योजना भी है, तीसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। सरकार इनके तहत जो प्रतीकात्मक कीमत पर अनाज दे रही है, जो मुफ्त अनाज दे रही है, ये हमारे आपके पास, गरीबों के पास तो मुफ्त पहुंचता है, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत पैसा खर्च करना
और जितना भी पैसा खर्च करना पड़ता उसी को हम कहते हैं फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी। इसके लिए पहले एमएसपी पर अनाज खरीदने पड़ते हैं, फिर ढो ढो करके एफसीआई के गोदामों में ले जाना पड़ता है, फिर वहां से गरीबों तक लाना पड़ता है। इस पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ एफसीआई के गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं, खाद्य भंडारण बढ़ता जा रहा है, ये खाद्यान्न वहां सड़ भी जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रयास एफसीआई नहीं कर रही है कि एफसीआई के जो गोदामों में अनाज भरे हैं, क्यों नहीं इन्हें हम शहरों में वो लोग जिन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सुविधा नहीं प्राप्त है, बाजार से, खुले बाजार से अनाज खरीद रहे हैं, क्यों ना उनको हम कुछ सस्ते भाव पर ये अनाज दे दें। इसके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन एफसीआई नहीं दे रही है, ताकि एवं पॉवर्टी लेवल के लोग जो गरीबी रेखा में नहीं है, किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है, वो मार्केट से महंगे अनाज खरीदते हैं, गोदामों में अनाज भरे हुए सड़ रहे हैं, इससे बढ़िया उनको दे दिया जाए, थोड़ा उनको सस्ता मिल जाता। उनको भी नहीं दिया जा रहा है। समझना, अनाज सड़ जा रहे हैं और इन सड़े हुए अनाजों पर भी पैसा खर्च हुआ है। तीसरी बात, जो देश के धनी किसानों की लॉबी है, इसका दबाव सरकारों पर बहुत रहता है और वोट बैंक की एक राजनीति भी रहती है, जिसके कारण सरकारें एमएसपी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रही हैं। यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे भी एक बोझ लग रहा है। एमएसपी बढ़ाओगे, ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा खरीदारी के लिए। जो एफसीआई खाद्यान्नों की खरीद करती है, उसका परिवहन भी करती है, भंडारण भी करती है। यानी खरीद पर भी पैसा खर्च हो रहा है एमएसपी के द्वारा, परिवहन पर भी पैसा खर्च हो रहा है, भंडारण पर भी पैसा खर्च हो रहा है। और ये जो समस्त खर्चे हो रहे हैं, इसी को खाद्य सब्सिडी कहते हैं। यानी सरकार जो खाद्य सब्सिडी के रूप में पैसा खर्च कर रही है, वो किसका है? करदाताओं का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर के बहुत असंतोष है। टैक्स पेयर के एक बड़े वर्ग का कहना है, भाई जो लोग पैसा दे रहे हैं कहेंगे। करदाताओं का कहना है कि सरकार जो खाद्य सब्सिडी पर खर्च कर रही है उसमें कटौती करे और वही पैसा, हमारा ही पैसा, देश के कृषि अवसंरचना पर खर्च करे, एग्रीकल्चर अवसंरचना पर खर्च करे, ताकि भारत की खेती को आधुनिक बनाया जाए, प्रॉफिटेबल बनाया जाए। टैक्स पेयर कह रहे हैं हमें टैक्स पैसे में दिक्कत नहीं है, हम तो पैसा दे ही रहे हैं, सरकार इसका खर्च कुछ गड़बड़ कर रही है, थोड़ा इसको फूड सब्सिडी में कटौती करके उसी खर्च को कृषि को आधुनिक बनाने में करना चाहिए, ताकि भारत की खेती किसानी आधुनिक हो, निर्धनता में कमी आए। तो ये जो फूड सब्सिडी का बोझ है, ये एक पीडीएस की सीमा है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि पीडीएस के कारण मार्केट में खाद्यान्न कीमतों की बढ़ोतरी हो जा रही है। होता क्या है कि सरकार प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद कर लेती है, इसके कारण खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, और जब खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है तो खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं। और वे लोग जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है, जो ना तो बीपीएल में आते हैं, ना तो अंत्योदय अन्न योजना में आते हैं, ना तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आते हैं, उन्हें महंगे खाद्यान्न बाजार से खरीदने पड़ते हैं। और जब उन्हें महंगे खाद्यान्न बाजार से खरीदने पड़ते हैं तो अन्य प्रकार की महंगाई भी बढ़ जाती है। महंगाई दो ही चीजों से बढ़ती है तेजी से, एक तो होता है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से, एक होता है अनाज की कीमतें बढ़ने से। तो खुले बाजार में जब अनाज की कीमतें बढ़ती हैं तो अन्य प्रकार की महंगाई भी बढ़ जाती है। तो पीडीएस की तीसरी कमी यह है कि इसके कारण महंगाई बढ़ने लगी है। साथ साथ देश में बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड धारक हैं, ये बड़ी समस्या है क्या कि जो राशन कार्ड धारकों की पहचान की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। पंचायत ही राशन कार्ड बनवाती है। कई राज्यों में जहां पंचायतें क्रियाशील नहीं है, वहां पर राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी पीडीएस डीलर की है, जिन लोगों को सरकारी दुकान का ठेका दे दिया जाता है। जो सरकारी दुकान के कोटेदार होते हैं उन्हें पीडीएस डीलर कहते हैं। तो या तो दुकानदार वो राशन कार्ड बना रहा है या तो पंचायत बना रही है। अब ऐसे में कई जगह देखने को मिलता है कि जो लोग बीपीएल में नहीं हैं उनके भी राशन कार्ड हैं,
तथा ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में है ही नहीं। कोई एक्स नाम का आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन उसका राशन कार्ड बना हुआ, उसके नाम से अनाज उठ रहा है। यानी कई जगह यह आया है कि जो लोग बीपीएल में नहीं है उनको नाम से राशन जा रहा है। कई लोग जो है ही नहीं, किसी ग्राम पंचायत में कोई एक्स नाम का आदमी है, वो नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम से राशन कार्ड है। और वहीं पर कई लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो वे लोग लाभ से वंचित हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो जन्म ही नहीं हुआ है, बीपीएल भी नहीं है, राशन कार्ड बने हैं, मुखिया ने बना दिया है, पीडीएस डीलर ने बना दिया है, तो लोग लाभ ले रहे हैं, करदाता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो फर्जी राशन कार्ड धारकों की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ पीडीएस में कई जगह रिसाव को देखने को मिला है, जिसे पीडीएस का लीकेज कहा जाता है। दरअसल होता क्या है लीकेज? होता है कि पीडीएस के तहत जो अनाज चलता है एफसीआई के गोदामों से, उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। भ्रष्टाचार के कारण यह अनाज खुले बाजार में चोरी चोरी बिकता है। इसे पीडीएस का रिसाव कहते हैं। जिनके पास जाना था वहां नहीं पहुंचा। योजना आयोग ने 2005 में एक अनुमान लगाया था। योजना आयोग का अनुमान है कि पीडीएस के लिए जो निकाला गया अनाज था एफसीआई के गोदामों से, वो उसका 54% अनाज उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचा ही नहीं। यानी पीडीएस के तहत मान लीजिए 100 कुंटल अनाज निकला, 100 बोरी गेहूं निकला, तो 54 बोरी गया ही नहीं। 54 बोरी अधिकारियों ने, राजनेताओं ने, कोटेदारों ने मिलकर के आपस में बांट लिया। इसे पीडीएस का रिसाव कहते हैं। निकला 54 बोरी, समझना उदाहरण, 54% मतलब जितना पीडीएस के तहत अनाज निकला उसका आधा ही पहुंच पाया। इतना ही नहीं, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 46.4% अनाज गोदामों से तो निकला, लेकिन गरीबों तक पहुंचा ही नहीं। यानी तकरीबन ये 46% का आंकड़ा, करीब करीब आधा अनाज, ये कहानी बहुत पुरानी है, 2011 के आंकड़े हैं, पहुंचा नहीं। जो इसे कहते हैं पीडीएस का रिसाव, और ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है। तो इन समस्याओं और दिक्कतों के आलोक में पीडीएस में कुछ सुधार भी किए गए हैं। अगर पीडीएस में किए गए, हम हाल के दिनों के सुधारों की बात करें, हाल के दिनों के रिफॉर्म की बात करें, तो जो सबसे बढ़िया रिफॉर्म किया गया वो है कि 23 करोड़ राशन कार्डों का अब तक डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। 60% से अधिक डिजिटल राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है, ताकि जो फेक राशन कार्ड बनते थे उसको समाप्त किया जाए। सरकार कह रही है बहुत जल्दी 100% कर देंगे। ठीक, कई राज्यों ने एक बढ़िया प्रयोग किया है कि जो उचित मूल्य की उनकी दुकानें हैं, उन पर वास्तविक समय के आधार पर वास्तविक कार्ड धारकों को अनाज बिक्री को ट्रैक कर रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाया है। आइए अपना आधार कार्ड लगाइए, तभी आपको राशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से भी राशन वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हीं लोगों तक राशन मिले जो एक्चुअल में उसके हकदार हैं। साथ साथ पीडीएस की जो वस्तुएं ले जाती हैं एफसीआई के गोदामों से, जो ट्रक चलते हैं, उनको जीपीएस द्वारा निगरानी की जाती है कि भैया ये दुकान तक तो ही जा रहा है। क्योंकि कई जगह देखा गया ट्रक चल रहे थे दुकान के लिए, पहुंच गए बाजार में। दिल्ली से ट्रक चला था कि उत्तर प्रदेश जाएगा, गोरखपुर जाएगा, राशन बांटेगा, पता चला मध्य प्रदेश पहुंच गया। तो इसकी जीपीएस से निगरानी की जाती है। हाँ, जिस जो रूट दिया गया वहीं जा रहा है ना, जाकर उसी दुकान पर ही रुका है ना, ये किया गया है। साथ ही साथ वन नेशन वन राशन कार्ड पर भी काम खूब तेजी से हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा बताते हैं आपको कि वन नेशन वन राशन कार्ड आखिर है क्या। क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड? अगस्त 2019 से पूरे देश में इसे लागू किया गया और कहा गया यह है वन नेशन वन राशन कार्ड, भारत सरकार जारी कर रही है। और कहा गया कि अब देश के हर राज्यों में अलग अलग राशन कार्ड मिलता है। होता क्या है, पश्चिम बंगाल में किसी गरीब को राशन कार्ड दिया गया, वो दिल्ली आ गया मजदूरी करने, तो उसे दिल्ली में राशन कार्ड नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल, अब वो तो दिल्ली में रहता है बेचारा, तो उसको बाजार से महंगा खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूर है, जितना कमाता है अनाज खरीदने में ही खर्च कर देता है, यानी पीडीएस का वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है।
इसलिए कहा गया देश एक है, गरीब एक है, राशन कार्ड भी एक ही होगा। और बात कही गई कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जो भी लाभार्थी हैं, कहीं भी देश में कहीं भी रहें, अपनी पसंद की जो उचित मूल्य की दुकान है, जो फेयर प्राइस शॉप है, जो सरकारी दुकान है, उसके हिस्से का राशन ले सकते हैं। यानी बंगाल में भी जो राशन कार्ड बनेगा वो दिल्ली में भी चलेगा, यूपी में राशन कार्ड बनेगा वो मुंबई में भी चलेगा। उनके पास राशन कार्ड है तो जहां जिस जगह है, जिस दुकान से चाहें वहीं जाकर के अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। यह वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है। इसका महत्व तब समझ आएगा जब आप एक आंकड़े को समझेंगे। इस देश की 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों को है, याद रखिए। और गरीबी में कौन है? वो श्रमिक ही तो है। पूरा देश माइग्रेटेड कंट्री बन चुका है। हमारे देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की। वो अपने घर अपने गांव नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर कुछ काम धंधा कर रहे हैं। और जब इस आंकड़े के नजरिए से देखते हैं तो यह योजना उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो रोजगार आदि कारणों से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा, देश में जहां जाएंगे अपने हिस्से का अनाज उठा लें। इसलिए बड़ी क्रांतिकारी योजना है, इसके परिणाम भी बड़े क्रांतिकारी होंगे। इसके तहत एक ऐप भी बनाया गया है जिसका नाम है मेरा राशन। इस वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है मेरा राशन। यह एक मोबाइल ऐप है, 13 भाषाओं में अभी काम कर रहा है। भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे धीरे धीरे लाया गया और लाभार्थियों को ये रियल टाइम की जानकारी देता है। यानी कोई दिल्ली वाला है, दिल्ली में रह रहा है, कहीं का मजदूर है, उड़ीसा का मजदूर है, दिल्ली में रह रहा है, उस अपने ऐप पर जाएगा, पता चल जाएगा कि उसके नज़दीक वाली दुकान पर सरकारी राशन आया है कि नहीं आया है, कब आएगा, किस दिन बटेगा, वो जा करके ले लेगा। लक्ष्य यही है, करदाता का पैसा उचित समय जगह पर पहुंचे, उचित समय पर पहुंचे। देश ने वादा किया है, अधिकार दिया है कि हम सबकी थाली में रोटी पहुंचाएंगे, किसी को रोटी के अभाव से नहीं मरने देंगे। देश के गोदाम भी अनाज से लबालब भरे हुए हैं, तो कैसे भी हम सही तरीके से सही समय पर इस अनाज को उन लोगों तक पहुंचाएं। और यही है पूरी की पूरी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की यात्रा। मेरे दोस्तों, आपने इसका अभ्युदय कैसे हुआ वो समझा, कैसे कैसे चली वो समझा, कहाँ तक पहुंची है वो समझा, क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं वो समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक मुकम्मल समझ बन गई होगी। तो इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर पूरी कॉन्सेप्ट बन गया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर सूचित कीजिएगा। ये तैयार कीजिए, नेक्स्ट क्लास लेकर के भी अपने शेड्यूल पर हम जरूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।